2024 में 25 में भी श्रद्धांजलि कार्यक्रम हुए थे। तो उस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में जो हमारे वक्ता लोग थे उनके कुछ विचार बिंदु भी नोट करके हम लोगों ने तैयार किया है। और इसके साथ ही सुमित मिश्र जी हैं, उनकी भी पुस्तक है, उनका भी विमोचन रहेगा। और कुछ इस अवसर पर हमारे बीच में आदरणीय श्री राम बहादुर राय जी हैं, श्री हितेश शंकर जी उपस्थित हैं और डॉक्टर शिव शक्ति जी भी यहाँ आ गए हैं और माननीय मंत्री जी श्री राजभूषण चौधरी जी भी आने वाले हैं। अब मैं आ गए हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत है। अब हम लोग प्रारंभ करते हैं। आदरणीय प्रभात झा जी के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि कृपया डॉक्यूमेंट्री दिखाएं। मैं बहुत अंतर मन से कहता हूं, काल की समाप्ति है, कार्य की समाप्ति नहीं है, कार्य की तो शुरुआत है। बिहार के दरभंगा की गलियों से निकला और ग्वालियर में पला बड़ा प्रभात सिर्फ एक नाम नहीं, नई सुबह का प्रतीक था, जिसके हाथ में कलम थी और सीने में जलती थी बदलाव की लौ। हर अंधेरे के बाद रोशनी की तरह वो आया सोच को जगाने। प्रभात झा एक व्यक्ति नहीं, एक विचार। ऐसा क्यों होता है दुनिया में, समाज में, कि कोई हर एक पूरा समाज एक हीरो चाहता है? वो हीरो मेरे घर से ना हो जो समाज सुधार करके, वो आपके घर से हो। कॉलेज के तमाम सारे बच्चे होते हैं, उनमें से एक प्रभात झा भी हमारे साथ में। दीन दुखी कमज़ोर वो बच्चे जब आपस में फ्रिक्वेंसी मैच करते हैं तो दिल के और करीब आ जाते हैं। प्रभात जी हमारे एक उत्सुकता लिए हुए, कुछ उनमें करने की इच्छा थी कि हम गांव से निकल करके हम कुछ समाज के लिए और देश के लिए कुछ अलग करके दें। ये सोच हम पूरे बच्चों को प्रभावित कर रही थी। कॉलेज में बेबाक अपनी बात को रखना, उनके प्रश्नों का उत्तर लेना। प्रभात जी ने बहुत जल्दी अपने सभी लोगों का मन जीत लिया। वो मैं इसमें रुकते थे प्रभात जी, इसमें अटल जी, आडवाणी जी भी यहीं रुके हैं 84 के चुनाव में। ये भी उन्हीं के समय का लगा हुआ है। कार्यकर्ता लोग आते थे तो उनको बैठते थे, नीचे बैठिए मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर, यहाँ फालतू समय नष्ट ना करें। बिहार से आए थे, भाऊ साहब पोतनी जी के रुके थे पहले, उसके बाद भाऊ साहब ने यहाँ व्यवस्था की कार्यालय। शिक्षा के प्रति गहरी लगन और समाज के प्रति संवेदनशीलता ने उन्हें पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। कलम उनके लिए केवल लेखन का माध्यम नहीं थी, बल्कि बदलाव की शुरुआत थी। पत्रकार के रूप में उन्होंने आम जनता की आवाज उठाई, सवाल पूछे और सत्ता को आईना दिखाया। प्रभात जी के अंदर एक समाचारों के लिए जो भूख होती है, जिसको आज हम कहते हैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म या खोजी पत्रकारिता, वो बहुत तड़प उनकी बहुत जबरदस्त थी। 1992 में जब अयोध्या आंदोलन था, उस समय जो देश की परिस्थिति थी, वहाँ पहुँचना भी कितना कठिन था। ऐसे में प्रभात जी अयोध्या में थे और वहाँ से ऑन स्पॉट रिपोर्टिंग कर रहे थे। समाचार तो ठीक है, लेकिन फ़ोटो वो पहुँचाना अपने आप में बहुत कठिन चुनौती थी। और जब वो बाबरी ढांचा ढहा तो उस समय के फ़ोटो लेकर के वो मेरे अखबार में होना चाहिए। बाबरी मस्जिद ढांचा ढाते समय मैं ऊपर से गिर पड़ा, मैं घायल हो गया और घायल होने के बाद अयोध्या में जो श्री राम अस्पताल है सरकारी, उसमें भर्ती हुआ। वहाँ मुझे देखने आए वो, और देखने के बाद उन्होंने फ़ोटो खींचे और उस समय वहाँ के सबके फ़ोटो खींच के और चले गए। 500 किलोमीटर वो बाइक पर बैठ कर के और आए, और रात को अखबार छपने से पहले जा कर के उन्होंने संपादक के सामने वो फ़ोटो रख दी। पत्रकारिता की पाठशाला भी चलाई। आज की तारीख में भी अपन बात करें, शहर ग्वालियर की बात करें या दिल्ली भोपाल की बात करें, तो आधे से ज़्यादा पत्रकार स्वदेश से निकले हुए हैं, जिनको उन्होंने प्रशिक्षण और मार्गदर्शन वो सब कुछ दिया। यहाँ पे मिराज स्टेशन का एक वहाँ हैंगर है। ये जानकारी लगी थी कि पाकिस्तान का कोई हवाई जहाज
वहाँ से आया है और यहाँ के फोटोग्राफ्स लेके गया है, तो वो खबर छापनी थी इनको। तो इन्होंने मजदूर का भेष लिया और मजदूर के भेष में, वहाँ चूँकि काम चल रहा था, मजदूर के भेष में हाथ में तस्सल लेके अंदर गए, फोटोग्राफ लिए और फिर उसके बाद वहाँ आके उसकी न्यूज़ छापी। बड़े हो गए, स्वदेश जाने लगे, पढ़ाई पूरी हो गई, तो हमसे बोले कि आई भूख लग रही है। बोल बेटा क्या खाएगा? मेरे को तो खिचड़ी खाना है, अब खिचड़ी बना दो। कहना अरे आई ये तो आज आपने क्या बना दिया, तो बहुत ही अच्छा है, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे एक और साथी थे, उनका नाम भी संयोग से प्रभात आर्य जी था। तो एक बार जब प्रभात जी के यहाँ दूसरा बेटा जन्म हुआ, तुष्मुल से छोटा अयत, तो उन्होंने स्वदेश में एक छोटी सी खबर प्रकाशित की कि प्रभात झा को द्वितीय पुत्र रत्न की प्राप्ति। उस समय बहुत सारे लोगों को पता चला कि प्रभात जी विवाहित हैं और इनके 2 बेटे हैं, और बाद में इस बात को लेकर के उन दोनों में कुछ तनातनी भी हुई कि भाई साहब ये छापना जरूरी था क्या। पर इस तरह की मजाकबाजियाँ उस समय बहुत चलती थी और सबका एक बड़ा घरेलू संबंध, पारिवारिक संबंध जैसा था। और फिर एक दिन सहज मैंने उनसे पूछा, मैंने भाई साहब आपका परिवार कहाँ है? तो कहते हमारा परिवार गाँव में रहता है। तो मैंने कहा भाभी जी, कहते हैं हमको कौन घर देता है, हम लोग पत्रकार लोग हैं, हमको कोई घर नहीं देता। मैंने कहा भाई साहब मैं दूंगा आपको घर, जैसा भी है, एक कमरा है मेरे पास, मुझे पसंद आ गया, ये पीछे एक कमरा है, इसी में रहते थे, एक ही कमरा था वो। लेकिन समाज के बीच रहकर उन्होंने महसूस किया कि असली परिवर्तन सत्ता में जाकर ही लिया जा सकता है। यहीं से शुरुआत हुई उनकी राजनीतिक यात्रा भारतीय जनता पार्टी के साथ। उन्होंने भाजपा मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में शपथ ली। पार्टी के सिद्धांतों, राष्ट्रवाद और संस्कृति के जुड़ाव ने उन्हें एक समर्पित कार्यकर्ता से नेता बना दिया। मध्य प्रदेश में उन्होंने पार्टी के संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत किया। तो भोपाल की छवि इसकी जो थी ना, वो ऐसी बन गई थी कि भाई ये तो आदमी अलग टाइप का था कि ना तो किसी लेना देना है, ईमानदार खरा आदमी है 100%। इसका तो धीमे धीमे भोपाल दबदबा बन गया। यह स्थिति ग्वालियर में थी, वो धीमे धीमे से भोपाल बना दी, सिर्फ अपनी ईमानदारी, अपने गुणों के ऊपर। बिल्कुल शून्य से शिखर तक का सफ़र अगर अपन कहें तो मेरा मानना है प्रभात जी से अच्छा उदाहरण कोई हो नहीं सकता। जहाँ से उन्होंने शुरुआत की थी उनको नहीं भूले वो, और ये कारण है कि आज भी ग्वालियर में जो छोटे से छोटे कार्यकर्ता उस समय हुआ करते थे, उन सब से प्रभात जी का निकट का संपर्क रहा। एक नया विभाग बना, संवाद एवं संपर्क प्रमुख। ये पहले ही बार प्रदेश में था, संवाद एवं संपर्क प्रमुख, जिसे आज मीडिया विभाग कहते हैं, उसके पहले प्रमुख वो बने। इस देश के संविधान को कौन पढ़ेगा? जब तक हम संविधान को पढ़ेंगे नहीं, मैं अपनी बेबाकी से बात कैसे रख पाऊंगा? मेरा ग्वालियर का अर्थशास्त्र कहाँ जिंदा है? मैं किस कीमत पे जाकर के वहाँ काम कर रहा हूँ? इस सवालों के ऊपर उनके पास जवाब चाहिए थे, तो उन्होंने अपनी लॉ की डिग्री की। फिर लगी इमरजेंसी, तो इमरजेंसी जब 75 में लगी, तब मैंने इमरजेंसी भी बहुत काम किया। रात रात भर लोगों के घर पे जाना, पूछना कि क्या तकलीफ है, क्या उनके सारे जो कमाई के जरिए थे वो सब अंदर हो गए थे। इसमें और बहुत से लोग लगे थे, एक प्रभात जी भी थे उसमें। और जिन लोगों ने उनकी मदद की प्रभात जी उनको कभी नहीं भूले। लोग जब शीर्ष पर चढ़ते हैं तो नीचे देखना भूल जाते हैं और नीचे देखना पसंद भी नहीं करते, पर प्रभात जी एक अनूठे व्यक्तित्व के धनी ऐसे थे जिन्होंने कभी अपनी ज़मीन नहीं छोड़ी, चाहे उन्होंने आसमान छू लिया हो। देश हमारा है, हम भारत नहीं रहेगा तो हम किस गर्व से कहेंगे कि हम भारतीय हैं? कहने का हमें कोई गर्व नहीं होगा। वो इकले तो प्रदेश अध्यक्ष हुए, वो जो कई बार मंडलों में प्रवास कर चुके, तो लोगों ने कहते कितनी मेहनत कर, जबकि उनके पैर में घाव था। मध्य प्रदेश में उन्होंने पार्टी संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत किया। कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद, अनुशासन और संवाद की कला उनकी पहचान बनी। ये भावना है कि इस भारत में कोई सुगुप्ता हुआ रोए नहीं, किसी के मन में ये ग्लानि नहीं हो, हीन भावना का शिकार नहीं हो कि काश में गरीब नहीं होता, आर्थिक रूप से तंगी नहीं होती तो मैं भी पढ़ लेता, मुझे भी रोजगार मिलता। उसके पास जो आने वाले लोग थे,
ऐसे राजनेता वो एक बड़ा कमज़ोर वर्ग में हुआ करता है। बड़ा वर्ग तो मैं कह सकता हूँ वही हुआ करता है जिसका कोई नहीं था, उसका कोई बात था। प्रभात झा राज्यसभा सांसद के रूप में संसद पहुंचे, जहां उन्होंने न केवल अपने राज्य बल्कि राष्ट्र से जुड़े मुद्दों को प्रभावशाली ढंग से उठाया। एक वक्ता, एक विचारक और एक समर्पित कार्यकर्ता प्रभात झा ने राजनीति को सेवा का माध्यम बनाया। यहाँ के सैकड़ों परिवार उनको आज भी उनकी कमी को अनुभव करते हैं, क्योंकि प्रभात जी का जो वो दौर था, युवा प्रभात जी का, पत्रकार प्रभात जी का, उसमें वो हर घर, ग्वालियर के ऐसे अनेकों घर जो संघ से, भाजपा से या ऐसे सबसे जुड़े हुए थे, वो घर आज भी उनकी उस कमी को अनुभव करते होंगे, ऐसा मुझे लगता है। जो मुझे कभी कभी भावुक भी कर देती है। पर ठीक है, मैं व्यक्ति नहीं रहा। प्रभात ने जो कहा था कि नहीं आई मैं आऊँगा, खिचड़ी खाने आऊँगा, वो फिर खिचड़ी खाने नहीं। प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के प्रभात झा ने दुनिया को अलविदा कहा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रभात झा का निधन हो गया। प्रभात झा के निधन की खबर से पार्टी और उनके समर्थकों में शोक की लहर दौड़ गई है। गुरुग्राम के विधानता अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। वो मध्य प्रदेश में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। कलम से निकली ये यात्रा संसद तक पहुंची। हर पन्ने पर था जन सेवा का संकल्प और हर कदम में था राष्ट्र निर्माण का सपना। प्रभात जी ने जीवन भर जन सेवा को अपना धर्म माना। अंत में जब स्वास्थ्य बिगड़ा और वो हमसे विदा हुए, उनकी अंतिम इच्छा के अनुसार उनका पार्थिव शरीर उनके पौतुक गांव लाया गया। जहां उन्होंने अपार प्रेम बांटा, वहां से वही प्रेम लौट कर आया। हजारों लोग अंतिम विदाई में शामिल हुए, प्रेम, सम्मान और नम आंखों के साथ। आज प्रभात जी हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी सोच और सपना आज भी हमारे साथ है। जनता की सेवा और राष्ट्र का उत्थान। हमें आप कभी नहीं भूलिएगा और सच बताएं, संसद के भीतर या बाहर जहां मिलेंगे, मन से मिलेंगे। रोज बेमौत मरा करते हैं मरने वाले, मर कर भी नहीं मरते देश में मरने वाले। बहुत कहने को ये कार्यकाल समाप्त है। मैं बहुत अंतर मन से व्यवस्था वालों से निवेदन है, कृपया प्रोजेक्टर मंच से हटा लें। अब मैं अंजनी जी, शरद जी सब से निवेदन करता हूं कि हमारे अतिथि को से निवेदन करें कि कृपया वो प्रभात जी के चित्र पर पुष्पांजलि कर एवं दीप प्रज्वलन कर आज की संगोष्ठी का शुभारंभ करें। आदरणीय श्री राम बहादुर राय जी
श्री राजभूषण चौधरी जी, श्री हितेश शंकर जी, श्री शिव शक्तिनाथ बख्शी जी से निवेदन है कि कृपया प्रभात झा जी के चित्र पर पुष्पांजलि कर और दीप प्रज्वलन कर संगोष्ठी का शुभारंभ करें। अब मैं राम बहादुर राय जी, राजभूषण जी, हितेश जी, शिव शक्ति जी से निवेदन करता हूं कि कृपया मंच पर आसन ग्रहण करें। जैसा कि हम सब ने डॉक्यूमेंट्री में देखा और मुझे उनके साथ लगभग 20 वर्ष तक साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो सामान्य तौर पर हम लोग देखते हैं कि राजनीति में बहुत या तो जन नेता होते हैं या कुछ बौद्धिक होते हैं। प्रभात जी को हमने देखा कि पहले तो वो पत्रकार थे और बौद्धिक रूप में योगदान करते थे, लेकिन निरंतर लोगों से प्रवास कर वे अपने को जन नेता के रूप में भी उन्होंने स्थापित किया और मध्य प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी वे बने। और जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे तो बहुत ही सघन प्रवास और संपर्क कर संगठन को और सशक्त किया। अब मैं अंजनी झा जी से निवेदन करता हूं कि कृपया आदरणीय राम बहादुर राय जी का पुस्तक, शॉल और पौधा से स्वागत करें। पुस्तक हम उन्हें दे रहे हैं। प्रभात जी ने कई महत्वपूर्ण विशेषांक निकाले थे, जिसमें से 2 बहुत चर्चित हुए थे। एक तो 2003 में उन्होंने अंत्योदय नाम से विशेषांक निकाला था और फिर उसके अगले वर्ष सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर उन्होंने विशेषांक निकाला था। ये दोनों पुस्तक उन्हें भेंट कर रहे हैं, साथ में शॉल और पौधा। अब मैं सुमित मिश्र जी से निवेदन करता हूं कि राजभूषण चौधरी जी का पुस्तक, शॉल और पौधा से स्वागत करें। अब मैं श्री विद्यानंद ठाकुर जी से निवेदन करता हूं कि श्री हितेश शंकर जी का पुस्तक, शॉल और पौधा से स्वागत करें। अब मैं शरद झा जी से निवेदन करता हूं कि शिव शक्ति जी का पुस्तक, शॉल और पौधा से स्वागत करें। कृपया आप सब लोग ताली बजाकर हमारे अतिथियों का उत्साहवर्धन करें। अब मैं पंकज झा जी के स्वागत के लिए अंजनी झा जी से निवेदन करता हूं कि कृपया पुस्तक, शॉल और पौधा से उनका स्वागत करें।
जैसा कि हमने पूर्व में बताया था कि प्रभात जी के स्वर्गवास होने के पश्चात ग्वालियर और भोपाल में ऐसे 3 महत्वपूर्ण श्रद्धांजलि के कार्यक्रम आयोजित हुए थे और उसमें अनेक वक्ताओं ने अपने विचार प्रकट किए थे। उसका एक संकलन कर प्रकाशित किया गया है, तो मैं अपने अतिथियों से निवेदन करता हूं कि उसका लोकार्पण करें। इसका संपादन का कार्य मैंने संपन्न किया है। अब मैं दूसरी पुस्तक जो सुमित मिश्र जी हैं उनकी लिखी हुई है नव भारत का न्याय दर्शन, उसके लोकार्पण के लिए अपने अतिथियों से निवेदन करता हूँ। लोकार्पण कार्यक्रम में डॉक्टर ललन कुमार जिसे निवेदन है, जो अनंत प्रकाशन के प्रमुख हैं, कृपया आप भी शामिल हों। प्रभात जी संघ के स्वयंसेवक रहे और प्रारंभ से ही समाज कार्य में सक्रिय रहे और इसके साथ ही स्वदेश में पत्रकार के नाते भी, जैसा कि हम सब ने देखा और अनेक लेख भी हम लोग उनके पढ़ते रहे हैं, निरंतर लेखन कार्य में जुटे रहे और संगठन कार्य करना, लेखन कार्य करना और भाजपा का काम करना। कई बार उनके साथ मैं रहता था, मैं भी, वो मुझे लिखाते थे, तो मैं कुछ अनेक संगठनों में सक्रिय था, तो उन्होंने मुझे कहा कि अनेक जगह सक्रिय नहीं रहना, किसी एक संस्था में सक्रिय रहना और उसी में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान करना। तो ऐसे ही प्रभात जी लगातार भारतीय जनता पार्टी में, पहले ग्वालियर में कार्यालय में ही रह करके उन्होंने पार्टी में अपना योगदान दिया और उसके पश्चात भोपाल में, और फिर जब दिल्ली आए तब भी उन्होंने कार्यालय में ही रह करके काम किया। अब मैं संगोष्ठी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए कमल संदेश पत्रिका के संपादक श्री शिव शक्तिनाथ बख्शी जी हैं। आपके पास अनेक दायित्व हैं। आप भाजपा संसदीय दल के कार्यालय सचिव, भाजपा प्रकाशन के राष्ट्रीय संयोजक, प्रशिक्षण विभाग के संयोजक, डॉक्टर मुखर्जी स्मृति न्यास के सचिव, ऐसे दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। अधिकांश दायित्व ऐसे जो प्रभात जी निभा रहे थे, उसके अधिकांश दायित्व आपको निभाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आप भी लंबे समय से प्रभात जी के संपर्क में रहे। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कृपया अपने बहुमूल्य विचारों से हम सबको लाभान्वित करें। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी। आज यहाँ मंच पर उपस्थित हम सबों के अभिभावक आदरणीय राय साहब, साथ में पांचजन्य के संपादक आदरणीय श्री हितेश शंकर जी, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री, हमारे बीच जो मंच पर उपस्थित हैं आदरणीय श्री राजभूषण चौधरी जी, हमारे लंबे समय से मित्र और प्रकाशन विभाग में साथ में काम करते, हम लोग कई वर्षों से साथ में सीखते रहे हैं और जो छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी का प्रकाशन विभाग के प्रमुख भी रहे और वर्तमान में वहाँ की जो पत्रिका है दीप कमल संदेश, उसके संपादक आदरणीय पंकज झा जी, इस सभागार में उपस्थित आदरणीय प्रभात जी के साथ कई वर्षों तक संपर्क में रहे, उनके साथ काम करने का जिन्हें सौभाग्य मिला,
किसी न किसी प्रकार से उनके संपर्क में आए, ऐसे सभी आप सबों का आज इस अवसर पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज माननीय प्रभात जी की पुण्यतिथि है। आज इस निमित्त हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और हम में से जिनको भी उनके सानिध्य का सौभाग्य मिला है, आज अपने जीवन के कुछ ऐसे पृष्ठ जो कि हमने आदरणीय प्रभात जी के साथ बिताए हैं, उनका मार्गदर्शन जिसमें हमें प्राप्त हुआ है, उनसे कुछ सीखने का अवसर मिला है। आज वो सभी पन्ने हमारे सामने एक चलचित्र के भांति आज हमारे सामने से गुजर रहे हैं। मेरा तो लंबे समय तक मैं प्रभात जी के साथ काम करने का मुझे सौभाग्य मिला। आदरणीय प्रभात जी से मेरा संपर्क भी जो पहली बार हमारे मित्र और कमल संदेश के सह संपादक श्री संजीव सिन्हा जी के माध्यम से हुआ था। मैं तो विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता था। पिछले वर्ष भी इसी प्रकार की संगोष्ठी मैंने उस घटना का जिक्र किया था कि जब पहली बार मुझे उनसे मिलने का अवसर मिला, क्योंकि प्रभात जी नेपथ्य से रहकर काम करने वाले कार्यकर्ताओं में से थे। हमारी जो भारतीय जनता पार्टी और खासकर संघ प्रेरित जितने भी संगठन हैं, उसमें एक ऐसी परंपरा भी है कि नेपथ्य से रहकर काम करने वाले बड़े ही सामर्थ्यवान कार्यकर्ता, वो केवल काम चेहरे से नहीं, अपने काम से अपना एक स्थान बनाते हैं संगठन में। और वो स्थान के लिए काम नहीं करते, वो समर्पण भाव से, समर्पित भाव से एक लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से उसके प्रति अपने आप को समर्पित करते हुए लंबे समय तक काम करने वाले ऐसे कार्यकर्ताओं की श्रेणी में आदरणीय प्रभात जी ने अपना जगह बनाया था। और इस कारण उनका नाम तो सब लोग जानता था, क्योंकि एक बार विद्यार्थी परिषद के काल में ही हम लोग, मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का कार्यकर्ता था, हम लोगों ने आपस में तय किया था कि तभी भैरव सिंह शेखावत जो उपराष्ट्रपति थे कि उनको हम जो है अपने विश्वविद्यालय में बुलाएंगे, उनको आमंत्रित करेंगे किसी कार्यक्रम में, क्योंकि तभी जो NDA 1 की जो सरकार थी वो जा चुकी थी और UPA का शासन तभी इस देश में था। तो हमारे जो प्रदेश संगठन मंत्री थे, उन्होंने कहा इस संबंध में मेरी उनसे हमने चर्चा की, उन्होंने कहा इस संबंध में हमारी बातचीत हुई है, आप केंद्रीय कार्यालय में जाके प्रभात जी को एक पत्र दे दें, आमंत्रण का पत्र, और फिर आगे का विषय वो देखेंगे। मैं गया वहाँ पर केंद्रीय कार्यालय में, पहली बार भाजपा के कार्यालय में गया था, क्योंकि हमारे विद्यार्थी परिषद का काम था, भाजपा में जाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती थी। वहाँ जब गया तो मैंने, एक व्यक्ति बाहर खड़ा था पैंट शर्ट पहने हुए, और उस जमाने में जो बेल्ट में मोबाइल लगाते हैं उस तरह से। मैंने कहा कि माननीय प्रभात जी से मिलना है। तो उन्होंने कहा क्या काम है? तो मैंने कहा ऐसे ऐसे विषय है, हमारे प्रांत संगठन मंत्री जी ने कहा उनसे भेंट करके ये पत्र देना। तो उन्होंने पत्र ले लिया, क्या ठीक है आप जाइए। तो मैं थोड़ा असमंजस में पड़ा, फिर मुझे लगा कहीं यही तो नहीं है प्रभात जी। तो फिर मैं वापस आ गया, और फिर जब पहली बार संजीव जी ने कहा कि मिलने के लिए मुझे बुलाया, और मैं जब गया तो मैं कमल संदेश के उन्हीं के कमरे में बैठा हुआ था और इंतजार कर रहा था कि अभी आने वाले। संजीव जी भी किसी काम से उठकर बाहर चले गए। तब तक माननीय प्रभात जी का आगमन हुआ, लेकिन मैं पहचान नहीं पाया कि प्रभात जी बहुत ही सरल स्वभाव के, और उन्होंने मुझे देखा और थोड़ी देर में परिचय हुआ और हमारी बातचीत शुरू हुई। और उसके बाद कई बार मिलना हुआ और चर्चा हुई, और उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी में आ जाए, क्योंकि जिस प्रकार के कार्य आप चाहते हैं वो भारतीय जनता पार्टी में आकर करें। और मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता था,
तो खैर उन्होंने कहा कि मैं व्यवस्था के अंतर्गत जो भी व्यवस्था बनती थी उसको कह के मुझे भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने कमल संदेश का कार्य में मुझे लगाया। लेकिन जब कमल संदेश का काम में मैं आ गया तो एक अभिभावक के नाते, एक बड़े भाई के नाते बिना कहे ही कई प्रकार के ज्ञान उनसे प्राप्त करने का अवसर मुझे मिला। लोगों को लगता था कि ये प्रभात जी से तो इनकी बहुत बातचीत होती होगी, लेकिन मेरी जो अपने पूरे टीम में सबसे कम बातचीत मेरी होती थी, क्योंकि पहले जो बातचीत का क्रम था और वो एक काम उनके साथ शुरू करने के बाद वो क्रम मेरे तरफ से ही थोड़ा मैं संकोचवश या जो भी हो टूटा, लेकिन बिना कहे ही कई बार वो इशारे में मुझे बता देते, क्योंकि बाद के दिनों में जब उनका दायित्व बढ़ना और वो आम जनता के बीच में काम करने का जब संगठन ने उनका निर्णय किया और प्रदेश अध्यक्ष बनकर, राज्यसभा के सदस्य बनकर, जब वो संसद में गए, प्रदेश अध्यक्ष बनकर जब मध्य प्रदेश जाना हुआ तो मुझे कार्यकारी संपादक का दायित्व मिला और इस कारण उनका बहुत समय दे पाना फिर वहाँ पर संभव नहीं होता था और लगभग पूरा काम उन्होंने मुझ पर छोड़ रखा था। और कई बार कोई गलती होने पर भी कभी उन्होंने, क्योंकि गलतियां तो होती काम करने में और उन तक इसका पहुंचाने वाले लोग भी थे कि उनके ध्यान में भी आता था, लोग लाते थे, लेकिन कभी उन्होंने मुझे उन गलतियों को की तरफ इशारा भी नहीं किया और न उस बात की कभी चर्चा की, क्योंकि उनका जिस प्रकार का विश्वास था, एक कार्यकर्ता के प्रति जो विश्वास होता है कि यदि ये गलती भी कर रहा है तो कार्य काम करते हुए जो गलती है या कहीं कोई कमी है तो उस गलती को इस भांति से समझते हुए लगातार एक संगठन में जो एक संगठक किस प्रकार से काम करता है, क्योंकि कार्यकर्ता के नाते तो सारे गुण माननीय प्रभात जी में थे, लेकिन संगठक के नाते, और हम सबों को ध्यान में होगा कि एक संगठक जो है वो लोक संग्रही भी होता है। और आज जो यहाँ पर इतने लोग बैठे हैं और जो दिल्ली, मध्य प्रदेश कहीं भी हम जाएंगे ये चर्चा पाएंगे कि माननीय प्रभात जी एक कार्यकर्ता, एक राजनेता तो बाद में हुए, जनता के बीच में जाकर काम करने का जो अवसर, सांसद, जन नेता, इसके अलावा एक संगठक और एक लोक संग्रही व्यक्तित्व के स्वामी थे। उनके साथ कई संस्मरण हैं, कई ऐसी यादें हैं और कई ऐसी प्रेरक घटनाएं हैं जिनसे कि आज भी हमें ऊर्जा मिलती है, आज भी हमें काम को उसी समर्पित भाव से करने की जो प्रेरणा मिलती है। एक आदर्श के रूप में माननीय प्रभात जी का व्यक्तित्व आज भी हमारे आंखों के सामने सजीव है। आज उनकी पुण्यतिथि है, लेकिन उनके जो एक एक कहे हुए वाक्य, एक एक शब्द और उनके दिखाए हुए मार्ग, उनका जो हम सबों पर पूरे टीम में जो विश्वास, और आज भी जब हम बोलते हैं कमल संदेश परिवार, यानी वह परिवार भाव जो संगठन के अंदर जिसकी हम कल्पना करते हैं, जिसको जीने का प्रयास करते हैं, जिसके बारे में विचार करते हैं कि हमारा जो पूरा संगठन है एक परिवार है, वह परिवार भाव जो कमल संदेश के अंदर में आज भी जो विद्यमान है, वो कहीं ना कहीं उसकी जो प्रेरणा है आदरणीय प्रभात जी का, जो उनका जो कर्तृत्व है, उनको जिस प्रकार से उन्होंने तभी इस पूरे रचना को बनाया और उसको चलाया, और एक अभिभावक के नाते हर के साथ निरंतर जिस प्रकार से एक बड़े भाई के नाते, अभिभावक के नाते हर प्रकार से निरंतर एक स्तंभ के रूप में सबके पीछे खड़े रहने का जो उनका जो एक उनके चरित्र में जो ये स्वभाव था, वो आज भी कहीं ना कहीं हमारे इस परिवार को जीवंत रखे हुए है। आज उनकी पुण्यतिथि में मैं उनकी पुण्य स्मृतियों को, पावन स्मृतियों को शत शत नमन करता हूँ और आज इस अवसर पर मैं अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि उनके चरणों में अर्पित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। शक्ति जी ने अपने वक्तव्य में एक शब्द का प्रयोग किया, लोक संग्रही। निश्चित रूप से हमने देखा कि
अनेक युवा कार्यकर्ताओं को वो जिस योग्य पाते थे तो उसको पूर्णकालिक निकालने की तरफ, या फिर कोई पत्रकार लेखक है तो उस ओर, और अनेक राज्यों में उन्होंने पार्टी पत्रिकाओं को फिर से प्रारंभ कराया और वहाँ संपादक के रूप में भेजा। ऐसे ही छत्तीसगढ़ में उन्होंने दीपकमल पत्रिका की शुरुआत के लिए पंकज कुमार झा जी को वहाँ भेजा, और आज इस संगोष्ठी में भाग लेने के लिए वे रायपुर से यहाँ आए हैं। और अभी वहाँ आप मुख्यमंत्री जी के मीडिया सलाहकार के दायित्व पर भी हैं। आपसे निवेदन है कि कृपया अपने विचार यहाँ प्रस्तुत करें। बहुत धन्यवाद आदरणीय संजीव जी। इस गरिमामय मंच पर उपस्थित हम सबके अभिभावक आदरणीय राम बहादुर राय साहब, केंद्र सरकार में मंत्री चौधरी साहब, पांचजन्य प्रतिष्ठित पत्रिका पांचजन्य के संपादक हितेश शंकर जी, और जिस प्रकाशन विभाग के राष्ट्रीय प्रमुख थे आदरणीय प्रभात झा जी, उसके अभी के प्रमुख आदरणीय शिवशक्ति जी, और हम सबके साथी, हम सबके संघर्ष में प्रभात जी के मार्गदर्शन में जो उन्होंने एक हजारों कार्यकर्ताओं की, हजारों लोगों की फौज खड़ी की, उसमें उस पूरे संघर्ष यात्रा के साक्षी और साथ में रहे आदरणीय संजीव सिन्हा जी और उपस्थित आप सभी वरिष्ठगण। बहुत मुश्किल है प्रभात जी के से संबंधित इतने संस्मरण हैं, उसे कुछ शब्दों में ढालना। मैं तो बस उनकी स्मृति को आज नहीं, हर बार 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 तकरीबन रोज़ स्मरण करता हूँ और सादर प्रणाम करता हूँ उनको। राजनीति जैसे क्षेत्र में कार्यकर्ताओं को जोड़ना, कार्यकर्ताओं को जोड़ के उनको साथ लेकर चलना, उनकी तमाम चिंता करना उनकी, ये बहुत बड़ी बात होती है और ये दुर्लभ है। लेकिन जो हमने प्रभात जी में देखा, हम सब लोगों को, मैं माखनलाल में गया था पत्रकारिता की पढ़ाई करने, तो जहाँ भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय था उसी के बगल में हमारा इंस्टीट्यूट हुआ करता था, अरेरा कॉलोनी में उस समय। तो अपना कोर्स जब हमारा समाप्त हुआ, बहुत चर्चित व्यक्तित्व थे मीडिया प्रभारी के रूप में, जैसा कि भाई साहब ने कहा कि पहले संवाद प्रमुख थे, जैसा डॉक्यूमेंट्री में दिखाया है, तो बहुत चर्चित थे। ऐसा संवाद प्रमुख फिर हमने देखा नहीं, इतने चर्चित और इतने उनके लेख पढ़ते थे, उनके लेखों पे चर्चा होती थी हमारे यूनिवर्सिटी में भी लगातार, लेकिन मिलना नहीं हो पाया था, थोड़े संकोच से मिलना हो नहीं पाया था। जब वापसी थी संजोग से, चौथे सेमेस्टर में जब थे हम, तब एक बार ऐसा संजोग आया कि प्रभात जी से मिलना हुआ। फिर इतना ही कहा था उन्होंने कि मैं तो अब दिल्ली जा रहा हूँ, दिल्ली में प्रकाशन विभाग है और उसका काम देखना है, दिल्ली आना तो मिलना। हम चाहते हैं कि पत्रकार सब भी आगे बढ़ें, नए नए लोग आगे बढ़ें। फिर उसके बाद जुड़ा लंबी कहानी है, पूरी कहानी के जैसा आदरणीय शिवशक्ति जी ने भी कहा कि वो भी लगातार हम सब उनके साथ रहे। संजीव जी तो पहले दिन से ही साथ रहे उसकी। यहाँ भी बहुत सारे लोग बैठे हैं, विकास जी दिख रहे हैं और बहुत सारे जो हम लोग साथ में थे। एक ही संस्मरण अभी याद आ रहा था मुझे कि क्या बताना चाहिए। जो लोक संग्रह की बात की शिवशक्ति जी ने, एक तो कार्यकर्ताओं को जोड़ना और जो जुड़ गया हो उसको किसी तरह से जाने नहीं देना, उसको जोड़ के रखना, ये एक इतनी बड़ा गुण था आदरणीय प्रभात जी का, जिसको हम सबको सीखना चाहिए, जिसका अनुकरण करना चाहिए। छोटी सी बात है, एक दिन दिल्ली आया था मैं रायपुर से, तो किसी बात को लेके बहुत डांट दिया उन्होंने, संजीव जी भी थे उस दिन, फटकार लगा दी। तो अपन उस समय कम उम्र थी, थोड़ा सा बोलते हुए कि ठीक है रहने दीजिए, जो भी निकल गए वहाँ से कि दोबारा अभी नहीं आना है यहाँ। 1 घंटा नहीं हुआ होगा तो पहले शायद संजीव जी का ही फ़ोन आया कि भाई साहब बुला रहे हैं। मैं बोला नहीं यार, मैं निकल गया हूँ, आऊँगा नहीं। दोबारा फिर खुद भाई साहब का फ़ोन आया प्रभात जी का, कहाँ हो, फलाने जगह पर आ जाओ, हम लोग खाना पे इंतज़ार कर रहे हैं। गया तो सही में ऐसा लगा कि संजीव जी थे, सौरभ जी थे, संजीव भाई, और 1-2 और मित्र थे, और बड़ी देर से सूप रखा हुआ था, ठंडा हो रहा था। फिर बोले, मैथिली में बोले, मुझे आज भी याद है, बहुत सारे लोग शायद मैथिली भी जानते होंगे, तो उन्होंने कहा कि
बड़ पिनकाह छी अहाँ, है ना, एहन पिनकाह भऽ कऽ काज नहीं चलै छै, है ना। हमरा सबके बहुत बड़का अवगुण अछि हमरा सबके जे कनिकेमे एकदम जैसे से अड़ि गेलहुँ। अहाँ सब बहुत सौभाग्यशाली छी जे बहुत सारा चीज भेट गेल है, बहुत सारा अवसर भेटल है। पता नहीं अछि अहाँ सबके जे केना कऽ काज कऽ कऽ एतऽ तक आयल हेबै, कतेक संघर्ष और की सब कऽ कऽ एते नहीं हेबाक चाहिए। हिंदी में मतलब ये कि बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हैं आप लोग, और आप सब लोगों की यही नए लोगों की कमी है कि तुरंत गुस्सा हो जाते हैं और पता नहीं होता कि जो चीज़ें आपको सहज उपलब्ध हो गई है उसको पाने के लिए कितना पापड़ बेलना पड़ा होगा, है ना। तो इसका ध्यान रखें, और जो कोई बड़े लोग कुछ कहें तो कुछ मतलब से ही कहते होंगे। तो इस तरह से ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। कभी अवसर देंगे संजीव जी ही, कभी किताब, अभी तो बहुत अच्छा छोटा एक संकलन लाया है, कभी किताब लिखेंगे तो कोशिश करूंगा कि सब सारे संस्मरण को संकलित करूं। और आज भी ये सौभाग्य है कि आदरणीय राम बहादुर राय जी के साथ आदरणीय हितेश शंकर जी और शिव शक्ति जी, मंत्री जी, संजीव जी, सबके साथ हम लोग याद कर रहे हैं। यदि इस लायक, यदि आज थोड़ा बहुत भी यदि कोई कुछ कर पाए हैं हम लोग, तो निश्चित रूप से उसमें आदरणीय प्रभात जी का योगदान हम लोग भूल नहीं सकते। वो एक कहावत है, सूरज को दिया दिखाना, सूरज को दिया तो नहीं दिखाया जा सकता, लेकिन सूरज को सुबह सुबह अर्घ जरूर दिया जा सकता है। तो हमने अपने टूटे फूटे शब्दों का अर्घ ही समर्पित किया है आदरणीय प्रभात जी को। जहाँ भी होंगे प्रभात जी का आशीर्वाद हम सब पर हमेशा बना रहेगा। उनकी स्मृति को बारंबार प्रणाम करता हूँ, और बहुत धन्यवाद यहाँ मुझे सुनने के लिए। प्रणाम। जैसा कि पंकज जी ने अपने वक्तव्य में कहा और हम सब लोगों ने सुना कि कार्यकर्ता संभाल, ऐसे वो सबकी चिंता करते थे और उनके पास जाकर के कोई मन की बात कहना, ये सब ऐसे रहता था। आज की इस संगोष्ठी में अनेक विशिष्ट जन भी यहाँ उपस्थित हैं। ऐसे वरिष्ठ पत्रकार मनोज मिश्र जी, आलोक कुमार जी, प्रभात जी के ज्येष्ठ पुत्र तुष्मुल झा जी, पूर्वांचल मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष संतोष ओझा जी, दिल्ली के लोकप्रिय विधायक अभय वर्मा जी, जेएनयू के कई प्राध्यापक हैं, प्रवेश चौधरी जी, मलखान सिंह जी, दिल्ली विश्वविद्यालय के प्राध्यापक विजय मिश्र जी, ऐसे अनेक विशिष्ट जन उपस्थित हैं। आप सबका हार्दिक स्वागत है। अब मैं अगले वक्ता के रूप में श्री हितेश शंकर जी को यहाँ आमंत्रित करता हूँ। वे पांजन के संपादक हैं और उस राष्ट्रवादी पत्रकारिता की गौरवशाली परंपरा के वाहक हैं, और आपको भी प्रभात जी के अनेक लेख छापने का सुयोग प्राप्त हुआ है। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि अपने विचारों से हम सबको लम्हाएं। धन्यवाद संजीव जी। आदरणीय राम बहादुर राय जी केंद्र सरकार में जल शक्ति मंत्रालय का राज्य मंत्री के रूप में दायित्व निर्वहन कर रहे राजभूषण चौधरी जी, हमारे पुराने मित्र पत्रकार राज बख्शी जी, शिव शक्ति बख्शी जी, और छत्तीसगढ़ से इस कार्यक्रम के निमित्त विशेष रूप में यहाँ आए पंकज झा जी। इस मंच पर कम से कम 3 लोग, शिव शक्ति बख्शी जी, संजीव जी और पंकज जी, वो तो हम कह सकते हैं कि जिन प्रभात जी का स्मरण करते हुए, पुण्य स्मरण करते हुए श्रद्धांजलि सभा हम कहें, उसके लिए हम आए हैं। तो ये 3 हमारे साथी तो ऐसे हैं कि दिल्ली की भाषा में बोलें कि प्रभात जी के साथ इनकी घिसाई हुई है। और घिसाई में इसलिए कह रहा हूँ कि जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं कि जब पहले 2 पहिया वाहन चलते थे, स्कूटर होता था, थोड़ा नया होता था, तो डबल सवारी जल्दी नहीं बिठाते थे कि थोड़ा पिस्टन रवां हो जाए उसके बाद बिठाएंगे, नहीं तो चौक हो जाएगा। तो व्यवस्था चौक ना हो इसलिए पिस्टन को रवां करना पड़ता है, कार्यकर्ताओं को घिसना पड़ता है। ऐसे 3 घिसे हुए कार्यकर्ता हमारे साथ हैं। और केवल ये नहीं, जो संजीव जी कह रहे थे कि प्रभात जी के लेख छापने का अवसर मिला होगा, प्रभात जी से
छापना तो एक बात है, परंतु उनके कुछ फोन मेरे पास ऐसे भी आए कि छापने के लिए नहीं, समझने, पढ़ने और चर्चा करने के लिए मैं आपसे साझा कर रहा हूं। राजनीति में इस स्पष्टता के लोग कम मिलते हैं, विचार के लिए इस आग्रह के लोग कम मिलते हैं। प्रभात जी उसी विलक्षणता और विरलता की परंपरा के व्यक्ति हैं। कैसे थे, इसके कई आयाम हो सकते हैं। हम संग दृष्टि से देखें तो फिर कहने को कुछ नहीं रह जाता जब सुरेश सोनी जी आदरणीय वो कहते हैं प्रभात जी के लिए एक अच्छा स्वयंसेवक। एक स्वयंसेवक की जो कसौटियां हो सकती हैं, जो अपेक्षाएं हो सकती हैं, जो दृष्टि हो सकती है, जो अनुशासन हो सकता है, वो उस जीवन में दिखता है, सूत्रबद्ध दिखता है, आचरण में उतरता हुआ दिखता है। प्रांत कार्यवाह रहे यशवंत इंदापुरकर जी, वो कहते हैं जब कि वो सबको साथ लेकर चलते थे। बहुत बड़ी बात हो जाती है जब व्यक्ति को शक्ति मिलती है तो शक्ति के साथ थोड़ी सख्ती भी मिलती है, मगर शक्ति मिली और नरमाई आ गई। उस मृदुलता का नाम प्रभात झा है। जब हम विचार की बात करते हैं तो प्रभात जी की एक पंक्ति है जो बताती है कि आप पद के लिए काम नहीं, दायित्व मिला है तो दायित्व के पीछे जो विचार, जो प्रेरणा आपको लेकर चल रही है वो कितनी गहरी होती है। वो कहते हैं, अंत्योदय की बात होती है कि प्रबलता को प्रणाम और दुर्बलता को दुलत्ती, ऐसे काम नहीं चलेगा। जो पंक्ति में अंत में व्यक्ति खड़ा हुआ है वो आपके सामने हाथ पसारे नहीं खड़ा, उसके आत्मसम्मान को समझते हुए, उसके विषय को समझते हुए उसका निदान करना है, उसे सबल बनाना है। ये समझ, इस समझ का नाम प्रभात झा है। कविता में, शेर में, अलग अलग भाव भंगिमा में कहते हैं कि जी पद चिन्हों का अनुसरण करेंगे, उनके पद चिन्हों पर चलना है। ये रेत पर छपे हुए तो नहीं है, मगर जब प्रभात जी जैसा व्यक्ति जो सार्वजनिक जीवन में इतना रमा पगा और उसने इतनी लंबी यात्रा की हो, तो वो जीवन के कुछ समीकरण छोड़ जाता है जिसका अनुकरण किया जा सकता है। वो प्रकाशन में हो सकते हैं, वो प्रबंधन में हो सकते हैं, वो भोजन की मेज पर उस ठंडे होते हुए सूप में गर्मी को उतारने का मंत्र देने वाले समीकरण हो सकते हैं। आपके पास इतने सारे उदाहरण होते हैं कि हाँ करना तो है, मगर करना कैसे, उस समय प्रभात जी ने ऐसे किया था। तो हाँ, ये यथेष्ट हो सकता है, ये इस समय श्रेष्ठ हो सकता है, ये कनिष्ठ है, ये ज्येष्ठ हो सकता है। ये भाव मन में रखते हुए इस समझ को समन्वय के साथ चलने का नाम प्रभात झा है। जब संगठन की बात आती है तो संगठन और संगठक ये दो अलग अलग चीजें नहीं होती, अलग अलग दिखती हैं मगर एक विचार, एक दृष्टि, एक ध्येय ये संगठन देता है। मगर उस विचार के लिए समय, श्रम और उसका क्रियान्वयन वो व्यक्ति कितनी समझ से, कितनी संवेदनशीलता से, कितनी सतर्कता से, कितनी तत्परता से करता है, उससे ही पता चलता है कि संगठन ने जिन व्यक्तियों का चयन किया है कि वो चयन ठीक है या नहीं। प्रभात जी के काम में जो गहराई दिखती है वो बताती है कि इन सभी कसौटियों पर, इन सभी पैमानों पर, हर मापदंड पर सही उतरना सरल नहीं था, परंतु सही उतरे प्रभात जी।
छोटी छोटी चीजें होती हैं। ट्रस्ट डेफिसिट एक राजनीति में शब्द बड़ा चलता है, मगर आप उनके लेखन कर्म को देखें, जीवन कर्म को देखें, राजनीतिक यात्रा को देखें, उनके विस्तृत परिवार को देखें, तो लोगों में भरोसा जगाना और उन लोगों के बूते भरोसा कमाना, ये समीकरण प्रभात झा राजनीति में देते हुए लिखते हैं। संसद में केवल लोकप्रियता के लिए नहीं, जहां टकराव है वहां समाधान कैसे निकल सकता है। आप देख रहे थे कि बाहर मिलेंगे तो खुले दिल से मिलेंगे। आज की राजनीति जहां पर भाषा गिरी नहीं है और विसंगतियां विद्रूपताएं सिर पर चढ़कर नाच रही हैं, ऐसे में घर के दरवाजे, मन के दरवाजे खुले रखना उस परंपरा की राजनीति के वाहक प्रभात जी थे। ये सरल नहीं होता। कुछ लोग भाजपा परिश्रम के दिनों को याद नहीं रखते, विपक्ष के दिनों को याद नहीं रखते। पुराने लोग मिलते हैं तो कहते हैं कि हमने तो चने खाते हुए काम किया है। उन दिनों को बहुत लोग याद नहीं रखते, तो वो कहते हैं कि भाजपा तो अब चुनाव जीतने की मशीन बन गई है, यंत्र बन गई है। बाहर से देखो तो ऐसा लग सकता है, क्योंकि कुछ प्रक्रियाएं सबके लिए समान होती हैं, एक स्ट्रक्चर सबके लिए समान होता है। आचार संहिता होती है, मशीन होती है, बैलेट पेपर होता है, संसद में बैठने की व्यवस्था। जो इसे यांत्रिक दृष्टि से देखेगा उसे यंत्र लगेगा, मगर जो प्रेरणा देखेगा उसे इसके पीछे का मंत्र समझ में आएगा। मैं क्यों कहता हूं ऐसा कि शक्ति के साथ एक और बहुत सहज सी बात जुड़ी हुई है। खेती किसानी वाले लोग भी हमारे बीच में हैं कि जैसे जब ट्यूबवेल लगता है तो कितने हॉर्स पावर का है देखते हैं, और कितने घंटे चल सकता है, क्यों उसके बाद गर्म हो जाएगा, फिर ठंडा करना पड़ेगा। राजनीति में भी यहाँ आता है, वहाँ पे हॉर्स पावर नहीं होता मगर पावर आती है, और जब पावर आती है तो गर्मी उसके साथ साथ आती है। मगर गर्मी नहीं, हमें गर्मजोशी चाहिए, लोगों को साथ लेने वाला मन चाहिए। उस समझ का, उस सत्ता की गर्मी से दूर रहने वाले स्वभाव का नाम है प्रभात झा। आज बहुत से लोग बहुत सी बातें कहेंगे और सभी अनुभव कथन हो पाएंगे ऐसा संभव नहीं। एक छोटा सा मुझे झलक याद आती है। हमारे एक मित्र हैं, ज्येष्ठ पत्रकार हैं, तो पत्रकारों के पास लोग संपर्क के लिए, भेंट के लिए आते ही हैं। एक सज्जन आए उनके पास, उनसे कहा कि आपका प्रभात झा जी से बहुत अच्छा संपर्क है, मैं एक बार मिलना चाहता हूँ। कि क्या विषय? कुछ विषय नहीं है, दर्शन करना है। उन्होंने बहुत अच्छा मध्य प्रदेश में गहरा काम किया, अच्छे विचारक हैं, लेखक हैं, मैं एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। वो सज्जन, वो पत्रकार अच्छे भाव से उनको लेकर गए और बातचीत के क्रम में चाय पीते पीते ही वो जो जिनको लेके गए थे उनके मन में जो इच्छाओं का पिटारा था वो खुल गया, अपने स्वार्थ का। राजनीति, पद, क्या किया जा सकता है, कैसे। तो अब ऐसे में वो जो पत्रकार लेकर गए थे उनकी स्थिति बड़ी विचित्र हो गई। उन्होंने तो ऐसा बात की नहीं थी। तो नाश्ते के बाद हाथ धोते समय वॉश बेसिन के पास उन्होंने कहा कि भाई साहब, मुझे इस तरह की बैठक की अपेक्षा नहीं थी, मैं क्षमा चाहता हूं आपसे, इस विषय के लिए मैं आपके पास नहीं आया था। तो उन्होंने उनका नाम लेकर कहा कि मुझे आपको और जानने की आवश्यकता नहीं, मैं आपको जानता हूं, और ये जो सज्जन है इनसे ज्ञान लेने की भी आवश्यकता नहीं है, आपको लोड लेने की भी आवश्यकता नहीं है, मैं वो विषय भी जानता हूं, हम सब विषय जानते हैं, आप हम मिलेंगे तो उसी तरह से मिलेंगे, इनसे यहीं पे राम राम करते हैं, ये विषय यही पूरा हुआ। मन में कोई गांठ नहीं। 36 तरह के लोग मिल सकते हैं, परंतु खुद किसी से 36 का आंकड़ा ना रखते हुए भी कौन व्यक्ति किस योग्यता का है,
उन सबको साथ लेना, केवल ये नहीं कि उनसे फ्रीक्वेंसी मैच करती है, वो व्यक्ति कहाँ के लिए उपयुक्त हो सकता है, वो फ्रीक्वेंसी कहाँ के लिए उपयुक्त हो सकती है, उन सबको साथ लेने का काम प्रभात जी ने किया। और जैसे एक शब्द आया था, मैं एक शब्द और जोड़ देता हूँ। दीनदयाल जी के समग्र चिंतन में 4 शब्द बहुत बार आते हैं। चिति है, विराट है, लोक संग्रह है और लोकमत परिष्कार है। तो ये जो सारा परिवार, या उसमें हम देख रहे थे गजेंद्र गडकर जी का परिवार, खेड़ेकर जी का परिवार, शेजवलकर जी, ये सब अगर लोक संग्रह का वैसा विशद गुण नहीं होता तो इतने लोग जुड़े ना होते। और अंत्योदय के लिए मैंने जो बताया कि लोकतंत्र है मगर फ्रीबीज की पॉलिटिक्स मात्र नहीं है। कमज़ोर व्यक्ति का उत्थान, कोई आप उपकार नहीं कर रहे, उसकी एक प्रक्रिया होगी। तो जब लोकतंत्र में ये विचार आता है तो हर बार उसका परिष्कार, जो कमी आ गई, कमज़ोरी आ गई, व्यक्ति में आ गई, विचार में आ गई, संस्था में आ गई, उस सबके सुधार की गुंजाइश बनी रहती है जब प्रभात जी जैसे लोग दायित्व में होते हैं, सदन में होते हैं। आज उनकी कमी खलती है, जहाँ भी हैं प्रभु ने निश्चित ही उन्हें सद्गति प्रदान की होगी। हम सभी उन स्मृतियों को, पावन उदाहरणों को प्रणाम करते हैं। बस इसी के साथ अपनी बात पूरी करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। हितेश जी ने प्रभात जी के बहुआयामी व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला और उन्होंने कहा कि किस तरह से वे स्पष्ट और विवाक बोलते थे। पीछे कुछ लोग खड़े हैं, उनसे निवेदन है, द्वितीय पंक्ति में 2-3 सीट है, कृपया करके संजीव जी, चेतन जी, आप सबसे निवेदन है कृपया स्थान ग्रहण करें। अब इस संगोष्ठी को आगे बढ़ाते हुए मैं केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राजभूषण चौधरी जी से निवेदन करता हूं। आप मुजफ्फरपुर के लोकप्रिय सांसद हैं और युवा हैं और निरंतर कार्यक्रमों में जाकर के अपने वक्तव्यों से हम सबको उत्साहित करते रहते हैं। आपसे निवेदन है कृपया अपने विचार प्रस्तुत। स्वर्गीय प्रभात झा जी के द्वितीय पुण्यतिथि एवं पुस्तक लोकार्पण समारोह की कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हम सबों के अभिभावक माननीय पद्म भूषण आदरणीय राम बहादुर राय जी, इस कार्यक्रम में मंचासीन वरिष्ठ पत्रकार एवं पांचजन्य के संपादक आदरणीय श्री हितेश शंकर जी, कमल संदेश के संपादक आदरणीय डॉक्टर शिव शक्तिनाथ बख्शी जी, दिल्ली पूर्वांचल मोर्चा के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय संतोष ओझा जी, दीप कमल पत्रिका के संपादक श्रीमान पंकज झा जी, दिल्ली के से एमएलए हमारे भाई अभय वर्मा जी, आज के इस सम्मानित मंच का संचालन कर रहे श्रीमान संजीव सिन्हा जी, श्रद्धेय प्रभात झा जी के सुपुत्र आदरणीय तुष्मुल झा जी, आयोजन में संलग्न आदरणीय अंजनी झा जी, दूरदर्शन के पूर्व महानिदेशक एवं इंटरनेशनल साइंस राइटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष आदरणीय मनोज पटेरिया जी, अनंग प्रकाशन के निदेशक सत्यवान जी, मंचासीन सभी विशिष्ट अतिथिगण, पत्रकार साथियों, मातृशक्ति में उपस्थित सभी सम्मानित नागरिकों को मेरा सादर नमस्कार। श्रद्धेय प्रभात झा जी एक ऐसे व्यक्तित्व जिनके विचारों ने पीढ़ियों का पथ आलोकित किया है, जिन्होंने अपने विचार, लेखनी, संगठन क्षमता और राष्ट्र समर्पित जीवन से भारतीय जनता पार्टी को विश्व का सबसे बड़ा संगठन बनाकर दिखाया, जिनका जीवन भारतीय जनमानस के लिए प्रेरणा का एक उज्जवल अध्याय रहा। आज उनके कृतज्ञ स्मरण का अवसर है। श्रद्धेय प्रभात झा जी एक सजग पत्रकार,
एक संवेदनशील लेखक, एक कुशल संगठनकर्ता और सबसे बढ़कर राष्ट्र हित को सर्वोपरि मानने वाले कर्मयोगी थे। उनके विचार, उनके शब्दों में विचार की दृढ़ता थी और उनके व्यक्तित्व में आत्मीयता का अद्भुत तेज। मुझे व्यक्तिगत रूप से यह स्वीकार करने में गर्व का अनुभव होता है कि हम सब ने कमल संदेश पढ़ते हुए बहुत कुछ सीखा है। कमल संदेश मेरे विचारों का विद्यालय रहा है और हमें राष्ट्रवाद का दृष्टिकोण दिया, सकारात्मक राजनीति की समझ दी, संगठन की कार्यशैली से परिचित कराया और भारत के बदलते स्वरूप को करीब से देखने का अवसर प्रदान किया। उनकी लेखनी में राष्ट्र का आत्मविश्वास दिखाई देता था और उनकी वाणी में भारत के सांस्कृतिक चेतना का स्पंदन सुनाई देता था। आज उनकी द्वितीय पुण्यतिथि पर प्रकाशित प्रभात झा व्यक्तित्व विकृतित्व पुस्तक उनके जीवन, उनके विचार और उनके अवदान को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण माध्यम बनेगी। यह पुस्तक केवल जीवनी नहीं बल्कि सार्वजनिक जीवन में मूल्यों, समर्पण और वैचारिक प्रतिबद्धता का प्रेरक दस्तावेज है। मित्रों, आज इस समारोह की एक और विशेष उपलब्धि है। इस अवसर पर नव भारत का न्याय दर्शन पुस्तक का भी लोकार्पण हुआ है। यह अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि एक ऐसे अवसर पर एक ऐसी पुस्तक समाज को समर्पित की जा रही है जो भारत की न्याय परंपरा और आधुनिक न्याय व्यवस्था के परिवर्तन को व्यापक दृष्टि से प्रस्तुत करती है। हमारी सभ्यता ने सदैव सत्य, धर्म और न्याय को जीवन का आधार माना है। यही परंपरा आधुनिक भारत के संविधान में भी प्रतिबिंबित होती है। प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने न्याय व्यवस्था को नागरिक केंद्रित, तकनीक सक्षम और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाए। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के माध्यम से भारत ने अपनी न्याय प्रणाली को नई ऊर्जा प्रदान किया। अधिवक्ता श्री सुमित मिश्र जी की नई पुस्तक नव भारत का न्याय दर्शन इसी परिवर्तन की वैचारिक अभिव्यक्ति है। यह पुस्तक कानून की भाषा में न्याय को राष्ट्र निर्माण के व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखने का अवसर प्रदान करता है। मुझे विश्वास है यह पुस्तक विद्यार्थियों, शोधार्थियों, विधि विशेषज्ञों, प्रशासनिक अधिकारियों और सामान्य नागरिकों के लिए समान रूप से उपयोगी सिद्ध होगी। और आज का यह समारोह एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। एक और हम एक ऐसी व्यक्तित्व को स्मरण कर रहे हैं जिसने विचारों को समाज तक पहुंचाया। दूसरी ओर हम एक ऐसे पुस्तक का स्वागत कर रहे हैं जो भारत की न्याय व्यवस्था के नए युग का दस्तावेज है। यही भारत का निरंतर चलने वाली ज्ञान परंपरा है। पुस्तकें पीढ़ियों को जोड़ती हैं, अनुभवों को संरक्षित करती है और भविष्य का मार्ग प्रशस्त करती है। आज आवश्यकता है कि हमारे युवा पढ़ें, समझें और भारत की वैचारिक यात्रा से स्वयं को जोड़ें। मैं इस अवसर पर इस कार्यक्रम के सभी आयोजकों को हार्दिक बधाई देता हूं, जिन्होंने श्रद्धांजलि को केवल एक स्मरण तक सीमित रखने के स्थान पर उसे ज्ञान और विचार के उत्सव में परिवर्तित किया है। यही किसी महान व्यक्तित्व की सच्ची श्रद्धांजलि होती है। आइए हम सब संकल्प लें श्रद्धेय प्रभात झा जी के आदर्शों, उनके राष्ट्रनिष्ठा, उनकी सादगी और उनके वैचारिक समर्पण को अपने जीवन में आत्मसात करेंगे। हम पढ़ेंगे, सीखेंगे और समाज को जोड़ेंगे और विकसित भारत के निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं स्वर्गीय प्रभात झा जी को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। प्रभात झा व्यक्तित्व विकृतित्व तथा नव भारत का न्याय दर्शन दोनों पुस्तकों के सफल लोकार्पण पर सभी रचनाकारों, संपादकों और अनंत प्रकाशन को हार्दिक बधाई देता हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये दोनों कृतियाँ भारतीय लोकतंत्र, राष्ट्रवाद, सुशासन और न्याय के विमर्श को नई दिशा देंगी
और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का अमूल्य स्रोत बनेगी। जय हिंद, जय भारत, भारत। माननीय मंत्री जी ने सही कहा कि पढ़ाई लिखाई और सामाजिक सक्रियता से ही हम राष्ट्र को विकसित बना सकेंगे और यह प्रभात जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हम सबको मालूम ही है कि प्रभात जी का जन्म हरिहरपुर दरभंगा ज़िले में हुआ था। वैसे कोरियाही सीतामढ़ी उनका मूल निवास था और फिर उसके पश्चात मुंबई गए, वहाँ शिक्षा हुई और ग्वालियर में भी वो रहे, कर्मभूमि रही और फिर भोपाल में रहे और बाद में दिल्ली में। और निरंतर लिखने पढ़ने और पार्टी के काम में वे सक्रिय रहें। अपनी लेखनी से जिस तरह से उन्होंने राष्ट्रीय विचारधारा को आगे बढ़ाया, उसी तरह बाद में संगठन को भी सशक्त कर उन्होंने मध्य प्रदेश और अनेक राज्यों के, दिल्ली के, आंध्र प्रदेश के वे प्रभारी रहे और निरंतर उन्होंने पार्टी में काम किया। पार्टी प्रकाशन विभाग के आप राष्ट्रीय संयोजक भी रहे, राष्ट्रीय सचिव रहे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे। राजनाथ सिंह जी जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तब प्रभात जी उनके सलाहकार के रूप में भी उन्होंने काम किया। और निरंतर हम देखते हैं कि किस प्रकार प्रभात जी ने पार्टी को आगे बढ़ाने में सहयोग किया और पार्टी के द्वारा भी उन्हें 12 वर्षों तक राज्यसभा में उसका सदस्य रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और वहाँ भी निरंतर वे जनहित से जुड़े मुद्दे उठाते रहे। प्रभात जी जब कमल संदेश पत्रिका के संपादक थे तो उन्होंने उनको एक संस्थान के रूप में विकसित किया। इससे पूर्व भारतीय जनता पार्टी की पत्रिका भाजपा समाचार और बीजेपी टुडे के रूप में थी और बीजेपी टुडे के मलकानी जी निकालते थे और भाजपा समाचार सतपाल जी निकालते थे। मुख्यतः दो कर्मचारियों के साथ दोनों पत्रिकाएं निकलती थी। लेकिन प्रभात जी को जब अवसर मिला तो अनेक वर्षों तक तो बिना उन्होंने संपादक के रूप में ही पार्टी पत्रिका का काम किया और कमल संदेश को उन्होंने एक संस्थागत रूप दिया। बीजेपी टुडे और भाजपा समाचार दोनों के स्थान पर उन्होंने कमल संदेश नाम से हिंदी और अंग्रेजी में पत्रिकाएं प्रारंभ की और डॉक्टर मुखर्जी स्मृति न्यास इस संस्था के द्वारा वो दोनों पत्रिकाएं प्रकाशित प्रारंभ हुई। अभी भी वो प्रकाशित हो रही है और पत्रिका को भी उन्होंने सुंदर, कलेवर, तेवर और अनेक युवा पत्रकारों को उन्होंने उससे जोड़ा और जोड़ा ही नहीं, उनको पंडारा रोड में कई पत्रकारों को उन्होंने उनकी आवास की भी व्यवस्था की और एक संस्थागत रूप से कमल संदेश को उन्होंने स्थापित किया। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण काम उनका ये रहता था, जब वे पार्टी के संसदीय दल में सह कार्यालय मंत्री थे तो जो भाषण वहाँ होते थे अगले ही दिन वो रात भर में ही हम लोग से और अपने नेतृत्व में उसकी तैयारी करवाते थे और अगले ही दिन जा कर के फिर संसद में के सदस्यों को और जनता और अपने कार्यकर्ताओं को वितरित भी करते थे। तो बहुत ही विचारों का किस प्रकार से प्रचार प्रसार हो और इसमें बहुत ज़मीनी स्तर पर हो, इसके लिए वे सक्रिय रहते थे। हज़ारों नंबर उनको यूं ही कंठस्थ थे कि अनेक संस्मरण इस पुस्तिका में भी आए हैं कि वो अनेक कार्यकर्ताओं के नाम बता देते थे और उन्होंने सघन प्रवास किया। मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से उन्होंने मंडल स्तर तक प्रवास किया, अनेक पदाधिकारियों का कहना था प्रभात जी अब आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप इतने निचले स्तर तक नहीं जाइए, लेकिन निरंतर उनका समय प्रवास में ही बीतता था। और चूंकि वे सामान्य परिवार से अनेक संघर्षों और कठिनाइयों से संघर्ष करके आगे आए थे तो वे सबका दुख सुख ये सब उसमें भागीदार होते थे और निरंतर रात रात भर किसी की शादी हो, किसी के यहाँ दुख तकलीफ हो, वे सब में सहभागी होते थे। मैं भी अनेक वर्षों पूर्व प्रभात जी का जब मीना बाग का निवास था तो वहाँ राय साहब को हमने देखा था और उनके साथ, और प्रभात जी इतना आदर करते थे राम बहादुर राय जी का। और हम सब जानते ही हैं कि एक ऐसे व्यक्तित्व है राय साहब भी जिस पर हम लोग गर्व करते हैं। और विद्यार्थी परिषद के पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में जिस तरीके से आपने काम किया, आपातकाल के विरोध में जो आंदोलन चला, एक पहले व्यक्ति के रूप में हम लोग जानते हैं कि उन्होंने किस प्रकार से युवाओं को इकट्ठा किया और एक व्यवस्था परिवर्तन के काम में लगे। और उसके बाद से निरंतर अनेक लाभ राजनीतिक रूप से उनको भी प्राप्त हो सकते थे, लेकिन उन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र को चुना। हम सबको गर्व है। और प्रभात जी
भी जिनका सम्मान करते थे, ऐसे राय साहब से मैं निवेदन करता हूं कि कृपया यहाँ आकर के हम लोगों के विचार राशि में लाभान्वित वृद्धि करें। आदरणीय राजभूषण चौधरी जी, हितेश शंकर जी, शिव शक्ति जी, पंकज झा जी और मित्रों, पंकज झा जी के प्रभात झा जी के बारे में आपने लोगों के विचार अनुभव सुने और मैं बैठे बैठे जो अभी प्रभात झा व्यक्तित्व और कृतित्व का लोकार्पण हुआ है उसको पढ़ गया। उसमें सुरेश सोनी जी का मेरा ख्याल है उस समय का एक भाषण है जब शोक सभा हुई होगी, और उसी तरह से इस पुस्तक में आज के विधानसभा के अध्यक्ष मध्य प्रदेश के नरेंद्र सिंह तोमर जी का संस्मरण है। इनका शिवराज सिंह चौहान जी का संस्मरण है, रघु ठाकुर जी का संस्मरण है, सुरेश सोनी जी का जो छपा हुआ है, मैं इसके संपादक संजीव जी हैं, उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि आपने संपादन ठीक से नहीं किया है, आप फिर से उसको पढ़िए और ज़रा जैसे सुरेश सोनी जी का भाषण या जो भी उसमें है, वह सुरेश सोनी जी अपने बहुत स्पष्ट और तार्किक ढंग से बात रखने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के महत्वपूर्ण लोगों में से एक हैं। लेकिन इसमें मैंने देखा कि उनकी बात कटी हुई सी आगे बढ़ रही है, लेकिन एक वाक्य उनके पूरे भाषण में ऐसा है जो प्रभात झा जी की पूरी परिभाषा करता है, और हितेश शंकर जी ने भी उसे ही अपनी बातचीत में रखा। सुरेश सोनी जी ने कहा है कि प्रभात झा एक योग्यतम संगठनकर्ता थे, बहुत अच्छे कार्यकर्ता थे, और उसका उन्होंने उदाहरण दिया है कि ग्वालियर में जब वे काम कर रहे थे, पत्रकारिता में थे, तो एक दिन कुशाभाऊ ठाकरे ने सुरेश सोनी जी से कहा कि ये हमको दे दो, और सुरेश सोनी जी ने तब उनसे सवाल पूछा कि इसका घर कैसे चलेगा। यानी प्रभात झा जी पार्टी का, विचारधारा का, संगठन का काम करते हुए भी स्वावलंबी थे, अपने परिश्रम से जो अर्जित करते थे उससे परिवार चलाते थे। अगर इस पूरी पुस्तक को पढ़ें तो निष्कर्ष रूप में मैं ये कहूँगा कि प्रभात झा बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे, और जब किसी को हम कहते हैं कि वो बहुआयामी व्यक्तित्व के हैं, तो कई बार बहुआयामी व्यक्तित्व में परस्पर विरोध भी होता है। जैसे पत्रकार अगर कोई राजनीतिक दल में चला जाए तो उसके सामने एक बड़ा संकट खड़ा होता है कि वो सत्य का धर्म अपनाए या दल का बंधन माने। तो प्रभात जी ने सत्य का धर्म भी अपनाया
और दल के बंधन में भी वो बंधे रहे। यही प्रभात झा जी की विशेषता भी थी। इस अवसर पर उनकी 2 किताबें आई हैं और मुझे ये लगता है कि ये जो 2 किताबें हैं उसमें खास करके सांस्कृतिक राष्ट्रवाद बहुत कीमती किताब है, जिसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एक लेख है, वाजपेयी जी का लेख है और मुझे आश्चर्य हुआ लेकिन उसमें प्रोफेसर बाल आप्टे का भी एक लेख है। हम लोग जिन्होंने विद्यार्थी परिषद में बाल जी के साथ काम किया है वो जानते हैं कि उनके जैसा प्रबुद्ध चिंतक भारत में इक्के दुक्के लोग रहे होंगे। उनका लेख इस पुस्तक में होना इस पुस्तक को बहुत बहुमूल्य बनाता है। और उसी तरह से दूसरी पुस्तक है अंत्योदय। तो मैं ये कहूँगा कि प्रभात जी को श्रद्धांजलि उनके दूसरी पुण्यतिथि पर देते हुए ये जो 2 पुस्तकें उनकी पुरानी पुस्तकें हैं, लेकिन आपने मंच पर जो आए उनको दिया। मैं निवेदन करूंगा कि वो पुस्तक कोशिश करके यहाँ जो लोग आए हैं उन सबको मिलनी चाहिए, सबको उसे पढ़ना चाहिए और उसे पढ़ेंगे तो ये पता चलेगा कि एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में, पत्रकार के रूप में, लेखक के रूप में प्रभात जी ने किस तरह से विचारों को की जो धरोहर है वो छोड़ी है। और जब अचानक 2024 में वो तारीख थी 7, मेरा ख्याल है कि तारीख थी 26 जुलाई, जब प्रभात जी के निधन की खबर मिली। इस जो डॉक्यूमेंट्री है उसमें भी हम लोगों ने देखा, उसमें तारीख तो नहीं है, लेकिन मुझे याद है कि 26 जुलाई 2024 को उनके निधन की हम सब लोगों को दुखद सूचना मिली। मेदांता में उनको ग्वालियर से लाया गया था और तमाम कोशिशों के बावजूद वे बचाए नहीं जा सके। और तब उनकी उम्र क्या थी? 67 साल की उम्र थी। 67 उन्होंने पूरा कर लिया था। कल ही मैं एक किताब पढ़ रहा था। वो किताब जो है वो चिन्मय गरे खान की है। उसमें एक चैप्टर है असैसिनेशन। वो इंदिरा गांधी की हत्या का चैप्टर है। उसमें गरे खान लिखते हैं कि इंदिरा गांधी ने 67 साल पूरा किया था और उनका जो डॉक्टर आता था उससे वो कहने लगी थी कि मैं जल्दी थक जाती हूँ। तो चिन्मय गरे खान को चिंता थी कि 1984 का चुनाव इंदिरा गांधी कैसे लड़ेगी, थक जा रहे हैं। अब इंदिरा गांधी और प्रभात झा जी में कोई तुलना नहीं है, लेकिन इंदिरा गांधी भी 67 में गई और प्रभात झा भी 67 में गए। ऐसा लगता है कि कुछ ऊपर की योजना में इन दोनों की भेंट लिखी हुई थी। और शायद जो संग्राम प्रभात जी ने यहाँ छेड़ा था इंदिरा गांधी के खिलाफ, उस संग्राम को जीतने के लिए वो ऊपर गए। और कोई कारण मुझे समझ में नहीं आता है। लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर जी ने अपने संस्मरण में लिखा है कि हम 24-25 साल की उम्र में एक दूसरे के सहयोगी बने और 40-45 साल का हमारा साथ था। तो प्रभात जी को जब मैं याद करता हूँ तो उनके से मिलने जुलने के अलावा मेरे कागज़ों में एक उनकी छोटी सी चिट्ठी भी है। और वो चिट्ठी ऐसी चिट्ठी है
जिसकी 3 विशेषताएं हैं। पता नहीं आप लोगों ने में कितने लोगों ने उनकी लिखावट देखी है। बहुत खूबसूरत लिखावट। मैं आपको बताऊं कि दुनिया में सबसे बदसूरत लिखावट किसकी थी? महात्मा गांधी की। गांधी जी की लिखावट ऐसी थी कि वो हिंदी में लिखे या अंग्रेजी में लिखे, जवाहरलाल नेहरू उनसे कहते थे कि आप जो भी लिखकर भेजते हैं मैं नहीं पढ़ पाता हूँ, तो फिर वो थोड़ा सुधार करके लिखते थे। लेकिन प्रभात जी की चिट्ठी जो मेरे पास है उसको मैंने सुरक्षित रखा हुआ है। 3 पैरे की चिट्ठी है। मेरे एक लेख पर उनकी टिप्पणी है और उस पत्र को मुझे जब उन्होंने भेजा तब वो राज्यसभा के सदस्य थे, इसलिए राज्यसभा के पैड पर है। 2 पन्ने हैं और उस पत्र में वे मुझसे शिकायत कर रहे हैं, लेकिन पत्र को कई बार पढ़ने के बाद भी मुझे समझ में नहीं आया कि उनकी शिकायत है या प्रेम भरा उलाहना है। तो मैं ये कहूँगा कि उस पत्र में की लिखावट बहुत खूबसूरत है। दूसरा, प्रभात झा में भाषा का जो अपनी भाषा पर जो अधिकार था वह सीखने लायक था। उस पत्र के आधार पर भी कह सकता हूँ, और अभी जो उन्होंने संपादन किया है, जो किताबें, उन किताबों को भी पढ़ेंगे आप तो आपको समझ में आएगा कि उन्होंने अपनी भाषा पर, हिंदी पर, मैथिली पर उनका पूरा अधिकार था। और भाषा पर अधिकार अचानक नहीं होता, जब तक कोई एकाग्रता न हो, उसमें भाषा सीखने की लगन न हो, हर रोज कुछ न कुछ सीखने का एक बिल्कुल आत्मिक अनुशासन न हो, तब तक कोई भाषा नहीं सीखता। प्रभात झा की भाषा में वो सौंदर्य था। और तीसरी बात कि उन्होंने पत्र में मेरे लेख से उनको शिकायत थी, लेकिन कटुता नहीं थी। तो प्रभात झा जी को जब हम याद करते हैं तो उनके इन गुणों को याद करें। और आज के आयोजन के लिए जिन मित्रों ने ये आयोजन रखा है, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और एक आग्रह भी करना चाहता हूँ। आग्रह यह कि प्रभात जी के पुण्यतिथि का जब आपने आयोजन शुरू किया है तो मैं ये कहूँगा कि इसके साथ मनमानी मत करिए, यानी इस आयोजन की निरंतरता को आप बनाए रखिए। हर साल करिए, किस दिन करें ये आप तय करिए, कोई हर्ज नहीं, लेकिन हर साल प्रभात जी को आप एक दिन याद करें और उनके लेखनी से, उनके विचारों से, उनके की किताबों से लोगों को परिचित कराएं। तो उस प्रभात झा को हम याद करेंगे जिन्हें हमें याद करना चाहिए। और केवल तभी ये संभव है जब निरंतरता बनी रहेगी। उनकी किताबों की एक लंबी लिस्ट है, उसकी मैं उसकी कोई गिनती करने के लिए नहीं खड़ा हूँ, लेकिन मैं ये कहूँगा कि पुण्यतिथि पर इस बार प्रभात जी को आपने याद किया। अब अगली पुण्यतिथि पर प्रभात जी को जो प्रिय विषय थे उन विषयों पर स्मारक व्याख्यान का सिलसिला आप शुरू कराएं। 20-25 हो जाए तो उसकी एक किताब बना दीजिए और इस तरह से प्रभात जी के कुछ संग्रह इकट्ठा कर लें तो आप अगली पुण्यतिथि पर एक अच्छी प्रदर्शनी उन पर लगा सकते हैं। जो अभी आपने कोशिश की है
वो कोशिश सही दिशा में है और ये शुरुआत जो हुई है वो अच्छी हुई है। मैं एक बात और कहूँगा कि सुमित मिश्र ने बहुत ऐसा सराहनीय काम किया है। राजभूषण चौधरी जी ने उस पुस्तक का उल्लेख किया, उस पर उन्होंने कुछ अपनी बात भी रखी है। मैंने भी उस पुस्तक को सरसरी तौर पर देखा है। नव भारत का न्याय दर्शन, सिद्धांत, संरचना और परिवर्तन, ये शीर्षक ही अपने आप में ऐसा है जो दरअसल पूरी जो हमारी राज्य व्यवस्था में न्याय व्यवस्था है उसके परिवर्तन का आह्वान करता है। और परिवर्तन जरूरी भी है। परिवर्तन किस दिशा में होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, उसके सूत्र क्या हैं। उस भारत की प्राचीन राज्य व्यवस्था में न्याय व्यवस्था होती कैसी थी, इन सब बातों की तरफ सुमित मिश्र की पुस्तक संकेत करती है। लेकिन उनका अध्ययन, उनकी उम्र, उनकी का इस क्षेत्र में कार्य ये बहुत प्रारंभिक अवस्था में है। लेकिन जो शुरुआत की है उसके लिए मैं बधाई देता हूं और अपनी बात पूरी करता हूं। प्रभात जी की स्मृति को मैं नमन करता हूं। राय साहब की यही खासियत है कि वो बहुत ही इस तरह से सुझाव, कोई भी कार्यक्रम वगैरह होता है तो उसको कैसे रचनात्मक बनाया जाए और बहुमूल्य उपयोगी बनाया जाए, इस पर आपने हम लोग का ध्यान आकृष्ट किया है। और यह संयोग ही है कि पिछले वर्ष भी हम लोगों ने इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में एक श्रद्धांजलि सभा की थी और इस बार उनके व्यक्तित्व पर चर्चा की है। लेकिन उनका कहना बिल्कुल सही है कि एक एक विचार को क्रमशः, जिससे प्रभात जी का सरोकार था और वो विचार उस तरफ अपना व्यक्त करते थे, क्रमशः उस पर कार्यक्रम और चर्चा होनी चाहिए। इसके साथ ही राय साहब ने एक और महत्वपूर्ण बात कही मिथिला को लेकर के। प्रभात जी के बारे में हम सब जानते हैं कि किस प्रकार से वे मध्य प्रदेश और दिल्ली में सक्रिय रहे, लेकिन उनका मिथिला जो प्रेम है, जन्मभूमि प्रेम है, वो बना रहा और उनके ही विचारों के अनुरूप उनका अंतिम संस्कार उनकी जन्म धरती पर कुरियाही ग्राम में किया गया। और हमने यह भी देखा कि मिथिला को लेकर किस प्रकार से वो चिंतित रहते हैं और पुनौरा धाम, जहाँ जो प्रकट स्थली है सीता जी की, उसके पुनरुद्धार के लिए वो बहुत सक्रिय थे और नीतीश कुमार जी से उन्होंने बहुत धनराशि वहाँ उपलब्ध करा करके काम किया। इसके साथ ही अब मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए शरद झा जी से निवेदन करता हूँ कि वो आए। बहुत ही ये जो कार्यक्रम की योजना कर रहे थे तब इस प्रकार का जो देश में अभी माहौल है ऐसा नहीं था, तो बहुत चिंता भी थी। कल तक मेट्रो भी बंद था, लेकिन आज ऐसा माहौल हुआ, इतनी अच्छी संख्या में लोग आए हैं, यह देख करके अच्छा लगा कि हम लोग की मेहनत जो है वो थोड़ी सार्थक होती हुई दिखाई दे रही है। अब मैं शरद जी से निवेदन करता हूं कि वो धन्यवाद ज्ञापन करें। धन्यवाद प्रिय श्री संजीव सिन्हा जी। हम लोगों का वास्तविक लगाव भाषाई आंदोलन से शुरू हुआ और प्रभात जी के बारे में क्या कहना। प्रभात जी के बारे में जब चर्चा चली कि वो दरभंगा के हरिहरपुर गांव में पैदा हुए, वो उनका ननिहाल है। उनका गांव कोरियाही सीतामढ़ी ज़िले में है और ननिहाल दरभंगा के हरिहरपुर गांव में है। और संजोग से मैं उसी गांव के बगल का हूं। मेरी जो जन्मभूमि है उसी गांव के बगल में टेकटार गांव से है। परम श्रद्धेय आदरणीय श्री राम बहादुर राय जी, अभी कुछ दिन पहले भी एक पुस्तक विमोचन के क्रम में उपराष्ट्रपति भवन में इनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ था सभी को। आदरणीय श्री हितेश शंकर जी, आदरणीय श्री शिव शक्ति बख्शी सर। मैं कमल संदेश में पत्रकारिता नहीं किया, लेकिन ज़िंदगी में जब से सामाजिक और राजनीतिक ज़िंदगी में आया हूँ तो भाजपा कार्यालय के बाद अगर सबसे ज़्यादा कहीं पे बैठने का सुअवसर प्राप्त हुआ होगा तो वह कमल संदेश का कार्यालय ही रहा है। तब भी बैठता था जब आदरणीय प्रभात झा जी थे, और अब वो नहीं है हम लोगों के बीच, अभी भी जाने का सुयोग वहाँ पे प्राप्त होता है। आदरणीय श्री राजभूषण चौधरी
जी उसी मिथिला से बिलोंग करते हैं जिस मिथिला से प्रभात झा जी बिलोंग करते थे, मैं बिलोंग करता हूँ, आदरणीय श्री संजीव सिन्हा जी बिलोंग करते हैं। समस्तीपुर के रहने वाले हैं सर, मुजफ्फरपुर से सांसद हैं, और सीतामढ़ी के आदरणीय प्रभात झा जी थे, हम लोग दरभंगा के हैं, और संजोग से सारा जो जगह है वो बिहार के मिथिला क्षेत्र से आता है। आदरणीय भाई जी अभय वर्मा भैया भी हैं, इनका भी जन्मस्थली दरभंगा मिथिला क्षेत्र में रहा है। हमारे श्री पंकज झा जी मंच पे हैं, भाजपा के प्रकाशन विभाग छत्तीसगढ़ का काम देखते हैं। हम लोग मित्रवत हैं, बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आप लोग आए, बस एक दिनकर जी का लिखा हुआ 2 पंक्ति है, तेरा विराटी हरूप कल्पना पट पर नहीं समाता है, जितना भी कहूँ मगर कहने को शेष रह जाता है। बस इसी पंक्ति से अपने भाषाई विचार को विराम देता हूँ। जब जब हिंदी की क्रांति हुई है, भोजपुरी की क्रांति हुई है और मैथिली की क्रांति हुई है, तो हम लोगों ने जंतर मंतर से लेकर, और हम और संजीव जी जब दिल्ली विश्वविद्यालय में मैथिली भाषा की पढ़ाई होने की लड़ाई थी, तो उसमें भी हम लोग संसद भवन तक गए थे। आदरणीय श्री सीपी ठाकुर जी ने उसमें सहयोग किया था, और तब दिल्ली विश्वविद्यालय में भी मैथिली की पढ़ाई चालू हुई थी। आप लोग आए, सब आदमी का, सभी वरिष्ठ जनों का, श्रेष्ठ जनों का, और जितने भी सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि यह वैचारिक क्रांति जो भारत के राष्ट्रवाद की परिकल्पना से भी ऊपर ले जाना है और भारत को फिर पुनः विश्वगुरु बनाने में जो सकारात्मक भूमिका रहने वाली है, सबको एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही विचारों से लवरेज होकर के हम लोगों को आगे बढ़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। नीचे जलपान की व्यवस्था है, कृपया आप सब ग्रहण करके जाएंगे। इस प्रकार यह कार्यक्रम यहाँ पूर्ण होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सर से ये प्रणाम सर। अरे जलपान करिए, देख लीजिए जलपान कर लीजिए। हाँ हाँ बहुत वो वीडियो वाला कैमरा। हाँ 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 बख्शी सर, बख्शी सर।